गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, मैं आशा करती हूँ। और मैं आप लोगों को विवाह टॉपिक बता रही थी। विवाह की कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी थी, जैसे विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह होता क्या है। मैं हिंदू विवाह की बात कर रही हूँ। विवाह के प्रकार तो दो विवाह है, एक पति विवाह और बहुपत्नी विवाह। बहुपति और बहुपति, एक विवाह और बहुविवाह, जिसमें एक पति एक या ज़्यादा से स्त्रियों से शादी कर सकता है, या एक पति सिर्फ एक पत्नी से, मतलब एक स्त्री से शादी कर सकता है। फिर इसके उद्देश्य बताए थे विवाह के मैंने। फिर इनके कुछ क्राइटेरिया बताई थी, जो सामाजिक एक प्रतिबंध होता है, जिसमें 4 प्रकार के प्रतिबंध बताए थे। एक बताया था इंडोगामी, एक्सोगामी, हाइपोगामी और हाइपरगामी, 4 चीज़ ये बताई थी। फिर उसके बाद हिंदू विवाह कुछ रीतियाँ बताई थी, जिसमें मैंने 7 प्रकार की रीतियाँ होती हैं। पहला कन्यादान, पाणी ग्रहण संस्कार होता है, फिर अश्मारोहण होता है, फिर लावा होम होता है, विवाह होम और अग्नि परिक्रमा, और 7वां नंबर आता है सप्तपदी। जब तक ये सप्तपदी रीति नहीं होती तब तक विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता है। अगला नंबर आता है विवाह की वैधानिक योग्यताएं। और एक चीज़ बताई थी जैविकी, मतलब इसकी जो बायोलॉजिकल जो इफ़िशियंसी कह सकते हैं, जो योग्यता होती है वो, तो एक तो परिपक्व होना चाहिए, लड़की लड़के दोनों क्या होनी चाहिए, मेच्योर होनी चाहिए, और वो रोग मुक्त होनी चाहिए। इतनी चीज़ें हमने बनाई हैं। आगे देखेंगे कि इससे क्वेश्चन क्या क्या फंसे हैं, एग्ज़ाम में आए हैं कि नहीं। ठीक है, आज का टॉपिक है विवाह के लिए वैधानिक योग्यताएँ। विवाह आप लोग को साफ दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये दिखने वाली। विवाह को लगभग सभी धर्मों तथा समाजों में एक पवित्र बंधन माना जाता है। पुरुष व स्त्री एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। भारतीय समाज में आश्रम की व्यवस्था थी। आश्रम कितने होते हैं? तो 3। कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा संन्यास आश्रम। 4 प्रकार के आश्रम है। ठीक है, जिसके अनुसार ब्रह्मचर्य समाप्त होने के बाद गृहस्थ आश्रम स्टार्ट हो जाता है, तथा परंतु अब ऐसा नहीं है। अब पुरुष स्त्री के संबंध को कानूनी मान्यता दी गई है, क्योंकि समाज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह आवश्यक था। भारत सरकार ने हिंदू विवाह संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए अनेक अधिनियम बनाए, जिसमें 18 मई सन 1955 ईस्वी में लागू किया गया। कब लागू किया गया अधिनियम? तो 18 मई सन 1955 ईस्वी में ये लागू किया गया। इसे क्या कहा गया? तो हिंदू विवाह तथा विच्छेद अधिनियम मुख्य है, जो कश्मीर को छोड़कर से संपूर्ण भारत के हिंदुओं, जैन व सिखों पर प्रभावी किया था। देखिए, एक भी पॉइंट है, किस पे? तो हिंदुओं पे ये प्रभावी है, जैनों पर और सिखों पर ये प्रभावी है। छोड़ा कौन है? तो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को। अभी कोई नया लॉ आ गया है मुसलमानों के लिए भी। इसमें अनुसूचित जातियां सम्मिलित नहीं हैं। विवाह, दूसरा विवाह करने के लिए प्रथम से विवाह विच्छेद करना आवश्यक है। जब पत्नी व पति एक दूसरे के व्यवहार से पूर्णतया असंतुष्ट होते हैं तो न्यायालय का आश्रय लेकर तलाक लिया जाता है। सन 1954 ईस्वी से पहले एक विशेष विवाह अधिनियम बना, जिसके अनुसार स्त्री पुरुष के विवाह पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, जो निम्न हैं। दोनों ही पक्षों में पहले का पति या पत्नी जीवित न हो। दोनों पक्षों में से कोई पागल न हो। तीसरा नंबर, पुरुष की आयु 21 वर्ष और स्त्री की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। अगला है, स्त्री पुरुष में रक्त का निकट संबंध न हो। ये कौन सा? विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था, ये उसकी बात हो रही है। और विवाह विच्छेद अधिनियम कब बना? तो कब लागू हुआ? तो 18 मई 1955 को लागू हुआ। ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। वैवाहिक असमायोजन का परिणाम विवाह विच्छेद। जब विवाह में क्या होगा? असमायोजन होगा, मतलब एक दूसरे में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, एक दूसरे में बैलेंस नहीं होगा, तो उसका मतलब कारण क्या निकलेगा? तो विवाह विच्छेद हो जाएगा, जिसे तलाक शब्द का यूज़ किया गया। तलाक लेते हैं, दूर हो जाना, सेपरेट हो जाना, हस्बैंड वाइफ का अलग अलग। निरंतर तथा गंभीर वैवाहिक असमायोजन का प्रायः परिणाम वैवाहिक विघटन या विवाह विच्छेद के रूप में होता है। भारतीय हिंदू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार तथा जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है। इस दृष्टिकोण से एक बार विवाह हो जाने पर उसको आजीवन निभाना ही उचित माना जाता है, परंतु व्यवहारिक जीवन में अनेक बार वैवाहिक समायोजन के नितांत अभाव तथा पति पत्नी के अति तनावपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए विवाह विच्छेद को ही उचित माना जाता है। सामान्य रूप में विवाह को पति पत्नी का स्थायी संबंध माना जाता है, तथा पति पत्नी के इस संबंध के अंत को ही विवाह विच्छेद कहते हैं।
क्या कहते हैं, एक दूसरे में कैसा संबंध होता है, तो अस्थायी संबंध होता है। जब ये संबंध ही टूट जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, विवाह विच्छेद कहते हैं। हिंदू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। हिंदू समाज में विवाह क्या है, तो एक धार्मिक संस्कार है। लेकिन आज की परिस्थितियों में विवाह को जोड़ना व तोड़ना दोनों ही मानवीय अधिकार समझे जाते हैं। असंतोष वातावरण में जिसमें रहना असहनीय हो, रहने से बेहतर यही होगा कि पति पत्नी का दूसरे से तलाक ले लें, जिससे वे फिर से विवाह करके दोनों सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन बिता सके। लेकिन यह विवाह विच्छेद कानून का आश्रय लेकर ही किया जाता है। विवाह विच्छेद की आवश्यकता। विवाह विच्छेद की आवश्यकता निम्न कारणों से है। नंबर 1, समानता के सिद्धांत के कारण। ये क्या है, विवाह विच्छेद की आवश्यकता है तो उसके कारण क्या हैं, किस किस कारण से, तो लिखा है समानता के सिद्धांत के कारण। आधुनिक समाज में जहाँ स्त्री पुरुष के अधिकारों में समानता है, वहीं विवाह के संबंध में भी दोनों को समान अधिकार मिलने अनिवार्य हैं। अतः विवाह विच्छेद स्त्री पुरुष के समानता के सिद्धांत का द्योतक है। स्त्री की दशा में सुधार हेतु। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत शोचनीय है। विवाह विच्छेद के अधिकार से वंचित होने के कारण उन पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं। विवाह विच्छेद का अधिकार मिल जाने से उसको अपना आत्मविकास करने की स्वतंत्रता मिल सकेगी। तीसरा आता है सुखी वैवाहिक जीवन है। तो हिंदू समाज में स्त्रियों को धार्मिक बंधनों में बुरी तरह जकड़ दिया गया है, जिससे स्त्री स्वप्न में भी सुखी वैवाहिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। उदाहरणार्थ, पति चाहे शराबी, अय्याश, क्रूर, जुआरी जैसा भी हो, हिंदू समाज के अनुसार उसकी सेवा करना स्त्री का धर्म माना जाता है। अतः इन परिस्थितियों से बचने के लिए भी यह आवश्यक है कि स्त्री को विवाह विच्छेद का अधिकार दिया जाए, जिससे वह अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बना सके। नंबर 4, हिंदू विवाह के नियम एक पक्षीय होने के कारण। वास्तव में हिंदू विवाह के नियम एक पक्षीय हैं। हिंदू विवाह का नियम कैसा है, तो एक पक्षीय है। पुरुष अपनी पत्नी से असंतुष्ट होकर दूसरा विवाह कर सकता था, परंतु स्त्रियों के पास ऐसा कोई उपाय नहीं था जिससे यदि उन पर अत्याचार हो रहा है तो उससे वे किसी प्रकार छुटकारा पा सकें। इस दृष्टि से विवाह विच्छेद का अधिकार आवश्यक है। अगला है गतिशील समाज के लिए आवश्यक। आधुनिक औद्योगिकरण तथा नगरीकरण की क्रियाओं के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तनों की गति बढ़ गई। इसलिए यदि वैवाहिक मान्यताओं में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो सामाजिक विघटन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसीलिए विवाह विच्छेद की स्वीकृति का होना अनिवार्य है। अगला पॉइंट आता है कि तलाक या विवाह विच्छेद, डाइवोर्स। न्यायालय निम्न शर्तों पर तलाक की स्वीकृति दे सकता है। नंबर 1, दूसरा पक्ष व्यभिचारी हो। नंबर 2, दूसरे पक्ष में धर्म परिवर्तन कर लिया हो। नंबर 3, दूसरा पक्ष कुष्ठ तथा असाध्य संक्रामक रोग से पीड़ित हो। नंबर 4, दूसरा पक्ष सन्यासी हो। नंबर 5, पिछले 7 वर्षों से उसके जीवित होने का समाचार न हो। नंबर 6, दूसरे पक्ष ने न्यायिक पृथक्करण से 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद तक उसे पुनः सहवास न किया हो। नंबर 7, दूसरे पक्ष ने दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापना हो जाने के 1 वर्ष बाद तक उस पर अमल न किया हो। नंबर 8, पति बलात्कार, समलिंगी मैथुन अथवा पशुगमन का अपराधी हो। इस प्रकार न्यायालय पृथक्करण की आज्ञा देकर दोनों में समझौते का प्रयास करता है। यदि फिर भी दोनों परस्पर सहमत न हो सके तो विवाह विच्छेद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कुछ अत्यंत विषम परिस्थितियों में सीधी तलाक की भी स्वीकृति दी जा सकती है। तलाक के नियम। विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही तलाक के लिए आवेदन पत्र दिया जा सकता है। ये मुख्य इम्पॉर्टेंट मतलब एक नियम है, रूल है कि 1 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए विवाह का, उसके बाद ही आप अर्जी कर सकते हैं तलाक के लिए। दूसरा, यदि न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की राजाज्ञा मिलने के 1 वर्ष के अंदर ही अपील नहीं की जाती तो दोनों पक्ष को पुनर्विवाह करने का अधिकार होगा। न्यायालय बच्चों को शिक्षा, दीक्षा तथा पालन पोषण के संबंध में अंतरिम या अस्थायी आदेश दे सकता है। इस अधिनियम में दोनों पक्षों को निर्वास धन, एलिमनी की भी व्यवस्था की गई है। एलिमनी का मतलब जो क्या होता है, भरण पोषण के लिए दिया जाता है, एलिमनी वही चीज़ है। बच्चों को निर्वास धन की व्यवस्था की गई है। कोई पक्ष अपना पुनर्विचार करने पूर्व तक ही इस धन को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। विवाह रद्द होना। यदि दोनों पक्षों में से किसी की भी विवाह पूर्व ऐसी स्थिति होने के उपरांत भी विवाह हो जाता है तो उसका न्यायिक पृथक्करण या तलाक द्वारा निराकरण नहीं हो सकता। ऐसे विवाह को रद्द करने की स्वीकृति मिल जाती है। इसकी शर्तें या नियम निम्न है। विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी का जीवन साथी जीवित हो
और उसने तलाक न हुआ हो तो अगर वो किसी दूसरे से विवाह कर भी लिया तो उस विवाह को रद्द कर दिया जाता, उसको पति पत्नी कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। कोई एक पक्ष नपुंसक हो, कोई भी मंद बुद्धि का पागल हो, किसी पक्ष द्वारा कपट या बलपूर्वक दूसरे पक्ष से विवाह की स्वीकृति ली गई है या सिद्ध होने पर 1 वर्ष के अंदर ही विवाह रद्द हो जाता है। विवाह के 1 वर्ष के अंदर या सिद्ध होने पर विवाह के समय पति पत्नी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और पति को इस बात का ज्ञान विवाह के बाद हुआ। अगला है, विवाह की कानूनी योग्यताएं दोनों पक्षों को एक ठोस धरातल पर खड़ा करने का उपाय है। वास्तव में यह अधिनियम पति पत्नी को सुखद जीवन व्यतीत करने का मार्ग प्रशस्त करता है। आगे है विवाह विच्छेद से हानि, मतलब विवाह विच्छेद ये तो नियम बना दिया 1955 में बना हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम, ठीक है। लेकिन इस विवाह विच्छेद हुआ तो ये चीज़, लेकिन इसकी भी अधिकता या इसको भी इतनी मनमानी तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसके कुछ मतलब विवाह विच्छेद के कुछ लाभ हैं तो कुछ हानि भी है। तो आप अभी तक आपने क्या देखा, तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे क्या क्या नियम है कि तलाक हो सकता है और विवाह रद्द हो सकता है। अगर आपने विवाह कर दिया और किस किस परिस्थितियों में उसको रद्द किया जा सकता है, कौन कौन से कानून बने उसको आपने देखा। अब इसकी हानियाँ क्या है ये भी देख लीजिए। तो विवाह विच्छेद से हानि, जहाँ एक और विवाह विच्छेद के प्रावधान का समर्थन किया गया है तथा उसके लाभों का उल्लेख किया जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ विचारक विवाह विच्छेद अनुचित मानते हैं तथा इससे होने वाली हानियों की अधिक चर्चा करते हैं। नंबर 1 क्या है, कुछ विद्वानों के अनुसार विवाह विच्छेद के अधिक प्रचलन से परिवार टूट जाएंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि विवाह विच्छेद की समस्या पारिवारिक विघटन से ही उत्पन्न होती है। नंबर 2, एक और तो पारिवारिक क्लेश के कारण बच्चों की मनोस्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, सबसे मेन कारण है। अगर विवाह विच्छेद हो जाए तो सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है, तो बच्चों पे पड़ता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद प्रीवियस ईयर में, इसलिए तलाक जरूरी हो जाता है। तथा दूसरी ओर तलाक के बाद भी बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बच्चे के उचित विकास के लिए माता तथा पिता दोनों की ही संपर्क एवं स्नेह प्राप्त हो। अतः आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तलाक बच्चों के लिए एक अभिशाप है। विवाह विच्छेद के लिए कोर्ट कचहरी में भागने से धन का अपव्यय होता है, ये भी सही है। विवाह विच्छेद से बच्चों के पालन पोषण की समस्या पर गंभीर रूप धारण कर लेती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि विवाह विच्छेद का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो उनके बच्चों पे पड़ता है। तलाक की व्यवस्था से वैवाहिक संबंध शिथिल हो जाएंगे, वैवाहिक संस्था अपने महत्व को खो बैठेगी, स्वतंत्रता का उपयोग होगा। मैं अभी आगे आपको चीज़ बताई थी कि ज़्यादा किसी चीज़ का क्या हो जाता है, उपयोग करने से वो दुरुपयोग में बदल जाता है। तो वही चीज़ लिखा है कि अगर किसी चीज़ को ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाए तो मतलब अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। भावना के संघर्ष को पीछे छोड़कर भावनामयी नारी सुखी नहीं रह पाती और पुनर्विवाह करने से हिचकिचाती है, इससे आर्थिक परेशानी सहन करनी पड़ती है। ये तो आपने हानि देख ली, अब आप आगे देख लीजिए लाभ इससे क्या क्या है। विवाह विच्छेद के लाभ, स्त्री की स्वतंत्रता का अधिकार, स्त्री स्वतंत्र हो जाती है, ठीक है, वो किसी बंधन में नहीं रहती। वैसे लोग लिखा है कि स्त्रियों को मात्र एक दासी माना जाने लगा है, सास ससुर उस पर अत्याचार करते हैं, यही सब है। तो ये अधिकार मिलने से वो स्वतंत्र हो गई है। संतान की उचित व्यवस्था, परिवार का दुख व क्लेश बच्चे के मन को प्रभावित करता है। इस प्रकार के पारिवारिक वातावरण में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास उचित ढंग से नहीं हो सकता, जिससे उनका जीवन अंधकार में डूब जाता है। इसलिए देशी दशा में विवाह विच्छेद का प्रावधान उचित ही है। वैवाहिक अनुकूलन, पति पत्नी जब वैवाहिक स्थिति में अनुकूल या समायोजन स्थापित नहीं कर पाते तब प्रतिदिन के लड़ाई झगड़े से विवाह विच्छेद भी ही अच्छा है। इससे दोनों में क्या होता है, सुख शांति बरकरार रहती है। आगे है अत्याचार से मुक्ति। कभी कभी वैवाहिक जीवन में किसी एक पक्ष को दूसरे पक्ष के अत्यधिक अत्याचारों का शिकार बनना पड़ जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए विवाह विच्छेद का प्रावधान विशेष रूप से लाभदायक है। मतलब यही चीज़ किया गया है। आगे ये 14 मिनट की वीडियो हो गई है। कल मैं इसके क्या करूँगी, सारे क्वेश्चन करवाऊँगी, जितने यूथ में दिए हैं वो भी कराऊँगी, सारा क्लियर करा दूँगी। विवाह आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप लोग को अगला कौन सा टॉपिक देखना है, मैं ये बस इस वाले वीडियो में बस इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चलूँगी। जैसे इसके बाद या तो डाइजेशन करवा दूँगी या बाल विवाह या दहेज प्रथा, ऐसे करके कोई एक टॉपिक। तो चलिए, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू। आगे शेयर कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए आप लोग।